हेलो दोस्तों, कैसे हो? सबके सब मस्त हो? तो अभी एनसीईआरटी हम लोग पढ़े थे 7th की बुक। इसमें चैप्टर नंबर 3 तक का हमने कंप्लीट कर लिया। अब चैप्टर नंबर 4 आ रखा है, वायुमंडल क्या होता है? देखो, पृथ्वी के चारों ओर वायु की जो घनी चादर है, ये अर्थ है। इसके चारों ओर मान के चलो, ये जो घनी चादर है इसकी वायु की, ठीक है। वायुमंडल का मतलब होता है पृथ्वी की जो भी चारों ओर जो उपस्थित वायु की घनी चादर है। आपको पता होना चाहिए दिस वन। सबसे ज़्यादा परसेंट 78% क्या है? नाइट्रोजन। 21% क्या है? आपकी ऑक्सीजन, ठीक है। अगर बात करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। अगर अन्य की बात करेंगे तो बचा गया चौथा 0.04%। और एक होती है आर्गन, वो होती है आपकी 0.93%। बस ये आपको समझ में आ गया। 78% आपकी क्या होती है? नाइट्रोजन। 21% आपकी होती है ऑक्सीजन। अन्य जो होंगे 0.04 हो जाती है। अगर बात करते हैं आप कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। और बचा जो आर्गन जो कितनी होती है? वो 0.9, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तब नाइट्रोजन भी हम साथ लेते हैं, ये जरूर देखो। अब अगर नाइट्रोजन और जैसे पृथ्वी के अंदर नाइट्रोजन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, तो क्या हम अगर ऑक्सीजन लेंगे तो क्या नाइट्रोजन नहीं आएगा? ये कोई लॉजिक है? तो जब हम सांस लेते हैं तब नाइट्रोजन भी हम साथ लेते हैं, फिर बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। बिल्कुल। फिर लिखा है नाइट्रोजन पौधे के लिए अति आवश्यक गैस है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है किसके लिए इम्पोर्टेंट है? क्या हमारे लिए नाइट्रोजन इम्पोर्टेंट है? ये बताओ, नाइट्रोजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या पौधे के लिए इम्पोर्टेंट है? तो आपको याद है, पौधे के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लेकिन पेड़ पौधे वायु से सीधा इसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ठीक है। करते कैसे हैं? जड़ों में पाए जाने वाले जो जीवाणु होते हैं ना, इसे अन्य रूप में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। क्या लिखा है कि जो जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु इसे अन्य रूप में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, वायु चक्र क्या होता है? वायु चक्र का मतलब होता है जब गर्म हवा हल्की ऊपर उठती है, जैसे ये गर्म हवा ये हल्की ऊपर को उठती है तथा फिर ठंडी होकर वापस ये किस में आ जाती है? नीचे बैठ जाती है, तो वो क्या कहलाता है? वायु चक्र, ठीक है। ठंडी हवा जो होती है उच्च होने के यहाँ से जाएगी, ये गर्म हवा ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, ये बैठ जाएगी। इस तरह से वायु चक्र होता है, ठीक है। वीडियो आप लोग को अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहूँगा मैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी के ऐसे विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वायुमंडल में फैलकर, जैसे ये वायुमंडल है यहाँ, ये फैलेगी। मतलब विकृत मतलब होता है पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को, जो पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा है को रोक कर ग्रीन हाउस पैदा करती है, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, ठीक है। उसको CO2 को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी से विकृत ऊष्मा होती है या ऊर्जा होती है उसको रोकती कर ग्रीन हाउस प्रभाव जो है उत्पन्न करती है, जिसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि रहना असंभव होगा। मेन अगर आपके पास क्या ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होगा तो धरती क्या होगी? इतनी ठंडी हो जाएगी कि तुम वहाँ प्रॉपर रह भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आप लोग के? बिल्कुल सर। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है? किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ा रहे हैं, तब ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। अब कैसे? जैसे कारखानों से निकलने वाला पोल्यूशन हो गया और कार से निकलने वाला धुआं, वो क्या करता है? वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ा रहा है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसे भूमंडलीय तापमान या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है? जब कारखानों एवं कार से निकलने वाला जो धुआं होता है वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ाता है, किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड का जो है स्तर को बढ़ा रहा है, जिसके कारण होता क्या है? ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ाते हैं, जिससे क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। अगर वैसे शुद्ध भाषा में बोलेंगे तो भूमंडलीय तापन कहते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। तापन में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, ओके, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, ओके। वही है, अगर तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी,
जिससे तटीय क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं जंतु लुप्त हो सकते हैं। ठीक है, ये कोई उतना हार्ड नहीं है, इजी है, बस समझने की देरी होगी बस, और तुम समझदार हो इसलिए बोल रहे। अब क्या होता है, जब एक यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है, आपको पता है। अब वायु हल्की होगी तो फैलेगी, हल्की होकर ऊपर उठती है। जब वो हल्की होगी, गर्म होगी तो ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन एवं भारी होती है, दिस वॉज इम्पोर्टेंट। अगर वो भारी होगी तो नीचे बैठेगी, नीचे रह जाती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाए। अगर मैंने यहाँ से देखो ये है, अगर यहाँ से गर्म हवा निकल रही है तो अब ये यहाँ पे रिक्त स्थान हो गए, तो इसको भरने के लिए ठंडी वायु जो होती है वो आ जाती है। ठीक है, भरने वहाँ आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। वही है, वायु जब गर्म होती है तो फैलती है, हल्की होकर ऊपर उठती है, ठंडी होकर जब होती है तो सघन होकर भारी हो जाती है, नीचे बैठ जाती है। इसीलिए जब इसीलिए नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए इसकी नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठे फिर अब जब गर्म वायु ऊपर उठ रही है तो उसका स्थान खाली होगा, उसको भरने के लिए ठंडी वायु जो होती है वो आती है, वायु चक्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो ये थोड़ा बहुत इसमें से इम्पोर्टेंट जो है पेपर में पूछा जाता है वो तुम्हें बताता हूँ कैसे। वायुमंडल की संरचना देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले बहिर्मंडल, अच्छा स्टार्टिंग से करते हैं ना। क्षोभ मंडल आपने पढ़ा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, हवाई जहाज। ये किसके अंतर्गत है, समताप मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल के अंतर्गत आते हैं ये माउंटेन। ठीक है, ये सभी मौसमी घटना कैसे होगी, क्योंकि माउंटेन से हवाएं टकराती हैं तो फिर वो बारिश का कारण। मानव जन ऑक्सीजन, इसके अंतर्गत क्षोभ के अंतर्गत दोस्तों क्या मिलता है, दो चीज़। यहीं पर ऑक्सीजन मिलती है और मौसम की जितनी घटनाएं होती हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है, हवाई जहाज। तो ये वायुमंडलीय, अच्छा O3 ओजोन भी दिख रहा है ना यहाँ पे, और वायु परिवहन दिख रहा है ना, हवाई जहाज। दो चीज़ें इसमें दिखना चाहिए। अगर मध्य मंडल की बात करेंगे तो यहाँ पर ये स्टार दिख रहे हैं तुमको, ये कुछ चमकता हुआ दिख रहा है ना आपको। इसको मैं अगर कहूँ तो नहीं, वाइट तो है, देखो ये चमकता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो ये क्या होता है, उल्का। दोस्तों ये क्या है, उल्का पिंड। ठीक है, दिस, तो यहाँ पर आते हैं उल्का पिंड, जो पृथ्वी के अंदर अगर एंट्री करते हैं तो ये यहाँ पे चमकते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद आपको क्या देखना है, बहिर क्या है, अब बाह्य मंडल। इसके अंतर्गत आती है रेडियो संचार। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ। तो वायुमंडल में आता है क्या, रेडियो संचार। ठीक है, अब जो बचा कुछ है यहाँ पे अंतरिक्ष वाला हो जाएगा। यहाँ पे मतलब आता है हाइड्रोजन प्लस हीलियम के बारे में बात। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम, दिस वन हाइड्रोजन प्लस हीलियम हो गया, वो हीलियम बहिर्मंडल। तो आपको सबसे पहले स्टार्ट से याद करना पड़ेगा। कैसे, देखो है ना, हर चीज़ को आप ध्यान से पढ़ो, इजी वे में समझ में आएगा तुम्हें। सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप, फिर आता है मध्य मंडल, फिर आता है बहिर। ठीक है, यही है ना, बाह्य मंडल, बहिर्वाद में बाह्य मंडल, इसी को कहते हैं आयन मंडल। उसके बाद आपका आता है क्या, बहिर्मंडल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे आपको पता है मौसम से संबंधित जो भी होती है, और O2 यहाँ पे O2 बन जाता है, O3 बन जाता है, और वायु जो परिवहन संचरण होता है, वायु परिवहन। मध्य में दोस्तों क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, यहाँ पर मैंने कहा था उल्का पिंड, आपको दिखे थे यहाँ पिंड। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रेडियो वेव। ठीक है, यही होती हैं। अब लास्ट में हाइड्रोजन प्लस हीलियम यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए। अब बात करें अगर जलवायु की दोस्तों, क्या होता है जलवायु। ठीक है, थोड़ा बड़े से इसको रफ कर देते हैं, मैं पढ़ चुका हूँ इसको, तो तुम्हें पढ़ाने में आसानी होगी। ठीक है, ये नोट्स हैं NCERT के। अब क्या होता है, जलवायु क्या होती है, दीर्घकाल में किसी स्थान पर औसत मौसम, दीर्घकाल कितना होगा, 20 वर्षों से ऊपर की बात है। तो 20 वर्षों मतलब दीर्घकाल में किसी स्थान की औसत मौसम की, उसका औसत मौसम कैसा रहा दीर्घकाल। जलवायु जब भी आएगी तो 20 वर्ष से ऊपर किसी स्थान पर जो औसत मौसम होता है उसे। तापमान क्या होता है, वायु में मौजूद ताप व शीतलता का परिणाम।
मतलब वो एक गर्म कितना है और दूसरा शीतल कितना है। तो दो चीज़ों को कहते हैं क्या, वायु में मौजूद ताप व शीतलता का परिणाम। आपतन, सूर्यातप मतलब सूर्य कितना ज़्यादा गर्म हो जाए। तो पृथ्वी के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक। अच्छा, पृथ्वी के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कह रहा है। कैसे, जो पृथ्वी है पर तापमान जो है, अब ये अर्थ है, इसमें कोई टेम्परेचर है, इसके वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक। सूर्य से आने वाली वह ऊष्मा जिसे पृथ्वी रोकती है। बस आपतन, आपतन, आतपन, आतपन हो, आतपन मतलब सूर्य से आने वाली जो भी विकिरण है उसको रोकना, ठीक है, आने वाली ऊर्जा को रोकना। सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसीलिए तापमान भी उसी प्रकार घटता रहता है। ओके, ठीक है, मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। ध्रुवों की ओर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता रहता है। यहाँ पे 0 सेल्सियस होता है, वो तो सबको ही पता है। बट ये है कि सूर्यातप क्या होता है कहोगे, वह सीधी बात है, पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, सूर्यातप सर पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी पर रोक लेती है, जिसे पृथ्वी। आपतन क्या होता है कि मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसीलिए तापमान भी घटता है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आपको पता है डिग्री सेल्सियस होता है। इसका आविष्कार एडसन सेल्सियस, ठीक है, एडर्स, ठीक है, एडर्स ने किया था, जिसका ये होता है, ठीक है, सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस जमता है। और ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। वायुदाब, सीधी बात है, वायुदाब क्या होगा बता सकता है कोई? ये ना थोड़ा लिंक करो बस आसानी से। वायु दिख गया, दाब माने प्रेशर, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार के कारण द्वारा लगाया गया। बस इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, पहली बार तो सतह पर, यह आपको पता है किसके अर्थ है, और भार के द्वारा लगाया गया जो दाब है, ठीक है, भार के द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है कहोगे? वायुदाब। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब घटता है। आपको पता है जैसे ऊपर जाओगे तो प्रेशर जो होगा वो घटेगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद अंतरिक्ष आएगा, वहाँ पे प्रेशर होता ही नहीं है। इसके लिए एग्जांपल दे रखा, देखो जब हम चाँद पे जाते हैं तो वायु नहीं होती, ऐतरे वहाँ वायुदाब भी नहीं होगा। अंतरिक्ष यात्री जब चाँद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट जाती हैं। समझ में आ रहा है ना? अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने पर, जैसे मैं अगर जा रहा हूँ चंद्रमा पे, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, मेरे को एक पोशाक बनानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे तो वायुदाब है ही, वायु नहीं है, जिसके कारण मेरे जो रक्त से हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक बनते हैं इसी रूप से, ठीक है, हवा से भरी होगी। अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएँ फट जाएंगी, ठीक है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो जाते हैं, ठीक है। वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब घटता है, पढ़ लिया हमने, ठीक है। समुद्र तल पर वायुदाब सर्वाधिक होता है, ठीक है, ये समुद्र के तल पर वायुदाब सबसे ज़्यादा होगा। कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? समुद्र के तल पर वायुदाब सबसे ज़्यादा होता है। वायुमंडल में जैसी हाइट पे जाएंगे तो वायुदाब क्या होगा? कम होते रहता है। बादल देखो, अत्यधिक तापमान निम्न दाब, निम्न ताप उच्च ताप, उच्च दाब पवन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। तो हाई प्रेशर उच्च दाब कब होगा? जब निम्न टेम्परेचर होगा, ठीक है। ठंडी हवा है, देखो स्वच्छ आकाश से निम्न जा रही है, ठंडी हवा निम्न तापमान, अब टेम्परेचर कमी तो होता है ठंड का, ठंडी हवा आएगी यहाँ से, जैसे ठंडी हवा आई, ठीक है, इसका टेम्परेचर कम ही होगा, तो टेम्परेचर कम होगा तो दाब ऊपर लगेगा, और ये पवन जा रही है, यहाँ से निम्न दाब आएगा, यहाँ से अत्यधिक ताप आएगा, ये बादल का निर्माण करेगा। तो एक संरचना होती है, देखो ठंडी दाब स्वच्छ आकाश,
निम्न तापमान, उच्च दाब, यहाँ से पवन के निम्न दाब, अधिक तापमान और बादल। बस तो ये सीधी है, शब्दों में याद रखो बस, ज़्यादा नहीं। अब आएगा आपका पवन। क्या है ये आपका, क्या है ये पवन। पवन क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु की 36 गति पवन कहलाता है। पवन तो होती है 3 प्रकार, स्थायी होती है, मौसमी होती है और तीसरा स्थानीय होती है। ठीक है, स्थानीय होती है, मौसमी होती है और पवनों के प्रकार होते हैं 3। एग्जाम्पल, एक होता है स्थायी, एक होता है मौसमी, एक होता है आपका स्थायी। अब देखो, स्थायी मतलब वो ये कि वर्ष भर एक स्थायी या निश्चित दिशा में, ठीक है, ये मौसम के अनुसार बदलते रहता है। स्थायी किसी क्षेत्र विशेष के लिए, बस ठीक है। स्थायी पवन ये स्थानीय है, सॉरी। स्थायी देखो, वर्ष भर स्थायी व निश्चित दिशा में, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग अपनी तरफ से समझते हैं। वर्ष भर स्थायी और निश्चित दिशा में। उत्तरी पूर्वीय व्यापारिक पवन, ठीक है, मतलब नॉर्थ ईस्ट व्यापारिक पवन। दूसरा साउथ ईस्ट व्यापारिक पवन। 2 हैं वो, दिस वन, एक इधर कह रहा हो, एक इधर कह रहा हो, ये दोनों व्यापारिक पवन। तो स्थायी पवन है, ठीक है, ये भी व्यापारिक पवन। तो ये इस तरह से आप कर सकते हो, नॉर्थ ईस्ट करके, ये साउथ ईस्ट करके, ठीक है, बिल्कुल सही। अब वर्ष भर स्थायी व निश्चित दिशा में। उत्तरी पूर्वीय व्यापारिक पवन है, दक्षिण पश्चिम व्यापारिक, बस दोनों से। मौसमी पवन है, ऋतुओं के अनुसार दिशा में बदलाव, जो मौसमी पवन कहलाता है। अच्छा, मौसमी पवन, अब यार मौसम के बारे में बात करें तो ऋतुओं के अनुसार दिशा में बदलाव मौसमी पवन। स्थायी पवन है, क्षेत्र विशेष, स्थल व समुद्री समीर, लू और चिनुक। क्षेत्र विशेष, स्थल व समुद्री समीर, ठीक है, लू चिनुक। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर, अगर पीछे से आ रहे तो पछुआ पवन, पश्चिम से आने पर। अब ये तो आपको समझ में आएगी है ना। इसमें क्या होता है देखो, नॉर्थ में क्या होता है, राइट की तरफ जाती है एयर, हवा, ठीक है, AIR एयर, और वो होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये आपको पता है। जबकि साउथ में कहाँ जाती है, लेफ्ट, दैन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। अब समझ में आएगा ये तुमको, ठीक है, ये अब तुम हमारे समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ तक देखो तो ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, यहाँ से उठती है लो प्रेशर, ठीक है, ये है कि ऊपर को हाई प्रेशर, एक घूमता है, फिर यहाँ का लो, ये फिर हाई, ठीक है। सिमिलर यहाँ भी वही होता है, लो नीचे को जाएगा हाई, फिर लो, फिर हाई। अब मैंने कहा जब हाई से लो जाता है तो ये, अगर यहाँ मैं खड़ा हूँ, एयर जो हवा जाती है कहाँ जाती है, हाई से लो। मैंने तुमसे कहा यहाँ तुम खड़े हो, तुम्हारा राइट ये होगा, समझ में आ गया, बिल्कुल। और दूसरा इसको समझना है तो सबसे पहले देखो, ये मैंने तुम्हें समझा तो रखा है, लेकिन दोबारा एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। एक बार दोबारा समझाऊंगा तो तुम्हें यहाँ देखो, अरे यार रुक जाओ यार तुम, बट ठीक है। अब जैसे जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ वैसे वैसे समझना, ठीक है, क्योंकि इतनी आसानी से मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकता हूँ। जैसे तुम अगर सोच रहे हो कि यार ये तो हार्ड है, बहुत ईजी है, मैं तुम्हें समझा दूँगा, एक लाइन ही आ गई, ठीक है, इसके नीचे ही एक लाइन ही आ गई, ये विषुवती हो गया, ये दूसरी लाइन आ गई, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, ये 2 हो गए ना, ये तीसरी लाइन आ गई, ठीक है। सिमिलर वे में यहाँ भी एक लाइन ही आ गई और दूसरी लाइन। आप ना इसको समझो भाई पहले, ठीक है, तो बात उसके बाद हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसके बाद हम बात कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ना रफ करो यहाँ से,
ठीक है, अब करो। कहाँ हो? अबे भैया रुक जाओ। हाँ, इसको थोड़ा हम ना नीचे कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर ज़्यादा हो रहा था तो थोड़ा उसमें दिखेगा नहीं। अब देखो, अगर हम बात करते हैं विषुवतीय, यहाँ पर ये होता है विषुवतीय, ये होता है विषुवतीय। मैंने कहा था यहाँ पे होता है क्या, हाई लो प्रेशर होता है बस, ठीक है। उसके ऊपर आता है उपोष्ण, उपोष्ण, ठीक है, हाई प्रेशर सबसे लो, फिर ऊपर हाई, फिर से आ जाएगा यहाँ पे उपध्रुवीय निम्न, यहाँ आता है उप, ध्रुव होता है ना ध्रुव, तो यहाँ पे आता है उपध्रुवीय। अब यहाँ हाई है, यहाँ पे आएगा लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे ऊपर को जाते हैं लो प्रेशर आता है। सिमिलर वे में यहाँ भी क्या होता है, देखो यहाँ लो है तो नीचे आएगा उपोष्ण हाई प्रेशर, यहाँ पे क्या आएगा उप ध्रुवीय, ठीक है, लो प्रेशर हो गया। अब इसको हम नापते किसमें, इसको हम लोग जैसे ये 0, ये 30 डिग्री, ये आपका हो जाए 60, यहाँ पे आपका होता है 90। सिमिलर ये 30, ये 60, ये 90। अब मैंने क्या कहा, अब हमको पवनों का देखना है कैसे हो गया, ठीक है। अभी यहाँ देखो क्या है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन है, ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन है, जो अभी बोला था, जो स्थायी थी यहाँ पे लिखा था, ठीक है, ठीक है। ये ध्रुवीय होता है, ध्रुवीय उच्च दाब और ध्रुवीय यहाँ पे भी हाई दाब, ठीक है। ये होती है आपकी इधर साइड क्षोभ सीमा होती है, ठीक है। क्या होती है, क्षोभ सीमा। अब जब हम लोग यहाँ विषुवती से देखो, अगर ये क्या हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा चलती है, तो मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे लिए ये क्या होगा, उत्तर, ये ऊपर वाला नॉर्थ हुआ, तो यहाँ राइट इस तरह से आएगा। अब मैं हाई से लो जाऊँगा, तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे लिए ये हो जाएगा, ये होगी एयर की डायरेक्शन। फिर यहाँ पे यार एक चीज़ बताओ, मैंने कहा था ध्रुवों के पास जाते क्या होगा, ऊपर हाई प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे है ना हाई प्रेशर। हाई से लो जाओगे तो अगर ऊपर से जा रहे हो तो फिर नीचे को इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब ये पवना आपको समझ में आ गया। सिमिलर वे में यहाँ भी देखना आपको, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, लो प्रेशर, ये हाई। तो मैंने क्या कहा था, अगर हम हाई के लिए जाएंगे, इसमें क्या होता है ना, यह है नीचे साउथ, यह है नॉर्थ, यहाँ तक का जो ये आपको विषुवती है, ठीक है। इधर इधर तो राइट जाएगा डायरेक्शन, इधर जाएगी लेफ्ट डायरेक्शन, अगर साउथ की बात करें। अब कैसे, हाई जाएगी, हाई से ऑलवेज हाई टू लो प्रेशर ही एयर जाती है। अब यहाँ पे देखो हाई है, ये लो है। अब हम लोग को जाना है लेफ़्ट, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरा लेफ़्ट दिस वन, ठीक है, दिख रहा है आपको ना। सिमिलर अगर यहाँ हाई है, अब मैं ऊपर बैठा हूँ तो घूम के अगर तुम खुद को देखो, ठीक है, नीचे को देखोगे तो आपका यहाँ पे जो ये है लो हाई प्रेशर से अगर आपकी लो प्रेशर जा रही है ना, तो कैसे होगा, हाई से लो, तो आप नीचे ऊपर से नीचे को आओगे, तो कैसे करोगे इसको, सीधी बात है। आपके लिए दाहिना कौन सा है, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका कैसे, हाँ, हाई प्रेशर है ना, और लो प्रेशर की तरफ अगर मैं यहाँ बैठा हूँ इस पॉइंट पे, तो उल्टा अगर यहाँ से बैठूँगा तो ये हो जाएगा दाहिना इधर को। तो ये थोड़ा गड़बड़ा रखा है क्या, रुकियो, अगर मैं हाई में, यहाँ हाई है, यहाँ लो है, तो हाई से लो की बात करेंगे, और इसकी जो होती है वो होती है आपकी लेफ़्ट में, ठीक है। अगर मैं लेफ़्ट की बात कर रहा हूँ तो ऊपर साइड बैठा हूँ ना मैं, यहाँ से अगर मेरा राइट इधर को है, राइट इसमें इधर को ऊपर बैठा हूँ, तो मेरा लेफ़्ट इधर और इस साइड को होगा। तो फिर ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो इसका लेफ़्ट इधर साइड, ठीक है, इस तरह से हो जाता है। ये वाला पॉइंट आपका समझ में आया नहीं है, हाई से लो प्रेशर की ओर ये कैसे हो जाएगा, अगर तुम यहाँ बैठे हो, ठीक है, तो तुम्हारा हाँ ठीक है, वेरी गुड, इधर साइड समझ में आ गया, ठीक है। इधर तुम खड़े हो गए ना, अगर तुम्हारा नीचे को देख रहे हो तुम, ठीक है, नीचे को देखोगे तो वहाँ तुम अगर खड़े तो इस तरफ को आएगा तुम्हारा, ठीक है, हो गया ना। इस तरह से मैंने तुम्हें समझा दिया। अब आता आर्द्रता। आर्द्रता भी क्या होता है, किसी समय में जलवाष्प की मात्रा को, जब आर्द्रता आएगा तो उसमें एक पॉइंट याद रखना है, जलवाष्प। तो किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु गर्म होने पर जलवाष्प धारण करती है और की क्षमता बढ़ जाती है। जैसी वायु गर्म होगी, आर्द्रता क्या होती है,
वायु के किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्र जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु गर्म होने पर जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ वायु के गर्म होने पर जल वाष्प की धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े और पसीना काफ़ी समय लगाता है। ठीक है, जब आर्द्र होता है ना तो क्या करता है वो, एक तरह से क्या कर लेती है, वायु को ऑब्जर्व कर लेती है, जिसके कारण वो टाइम लगाते हैं कपड़े सूखने में। वर्षण क्या होता है देखो, ये ना तुमने बहुत बार पढ़ा भी होगा लेकिन आज तक किसी को पता नहीं था। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण, वर्षा क्या होता है? वर्षा होता है जो पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला जो वर्षण होता है वो वर्षा क्या कहलाता है? पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षा कहलाता है। ये 3 प्रकार की वर्षा होती है, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती। वर्षा क्या होती है सर? पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला जो वर्षण होता है वही वर्षा कहलाता है। ये 3 प्रकार की होती है, संवहनी वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है और चक्रवाती। ये डायग्राम यहाँ पर समझा रखें, चक्रवाती है, आर्द्रता ये पर्वतीय है और संवहनी वर्षा, आप समझो। ठीक है, ये तो आपको पता है। यहाँ अमेजन नदी बता रखी थी। यहाँ अफ्रीका में क्या है? नाइजर नदी, विक्टोरिया झील अफ्रीका में है। ठीक है, और अमेजन नदी, ऑरेंज नदी। ठीक है, यहाँ पर अमेजन, कैस्पियन सागर दिख रहा है तुम्हें? कैस्पियन सागर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है कैस्पियन सागर। ठीक है, विनीपेग, सुपीरियर झील, ठीक है, और सॉल्ट लेक है सिटी। ठीक है, ग्रेट बियर, स्लॉथ। जैसे उत्तर अमेरिका की बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रेट बियर है, स्लैब झील है, ठीक है, सॉल्ट लेक है, विनीपेग है, सुपीरियर है, और ये थोड़ा नहीं याद है, मिसिसिपी झील है। ठीक है, आगे अमेजन झील, कैस्पियन सागर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच है। अफ्रीका की बात करेंगे, नाइजर झील, नाइजर नदी है, नील नदी उसी में, भूमध्य सागर यहीं पर पड़ेगा, और उसके बाद विक्टोरिया और कांगो नदी। ठीक है, कांगो नदी और अमेजन नदी। ठीक है, कैस्पियन सागर एशिया में, काला सागर एशिया, दनुवी, होंग ही तो चीन में पता ही है, ब्रह्मपुत्र पता बंगाल। ठीक है, दक्षिण चीन सागर इधर है, कोरम सागर ऑस्ट्रेलिया के पास, डंगलिंग नदी। तो ग्रेट बियर, स्लॉथ, विनीपेग, सुपीरियर और हार्नूस है शायद, हॉर्न जो भी है झील, मिसिसिपी नदी और सॉल्ट लेक सिटी। सॉल्ट लेक सिटी किसको कहते हैं? उत्तर अमेरिका। बीच में है कैस्पियन सागर और उसके नीचे आएगा अमेजन दक्षिण अमेरिका। फिर यहाँ पर आता है अफ्रीका में नाइजर, नील, फिर कांगो, फिर आता है विक्टोरिया झील, अफ्रीका में विक्टोरिया झील और ऑरेंज। यहाँ पे काला सागर, एशिया में काला सागर है, और दनवी, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर और ब्रह्मपुत्र एशिया में, और ये गंगा अरब, ये बंगाल, होंग ही आपको पता है, दक्षिण चीन सागर इधर बीच में पड़ता है, और कोरम सागर और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यही है, वाष्पीकरण हुआ, सघन हुआ, बादल जुड़ा, बारिश के रूप में वर्षण हुआ, और भाई फिर जल चक्र, जल का वितरण। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। महासागर 97%, बर्फ था आपका 2.5, भूमि का जल 0.6। बस अब जो बचा ये 3, इसमें से आपका झील, फिर झीलें आती हैं, फिर स्थलीय या समुद्रीय नमकीन आएंगे, फिर वायुमंडल आएगा, और फिर नदी। ओके, बिल्कुल 0.09, 0.09। ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट महासागर है, फिर बर्फ़ और भूमि, ये पूछा गया था। ये मैंने जब PYQ करवाया था ना तो उसमें पूछा गया था। थर्ड में कौन था? तो भूमि था। उसके बाद फिर झीलें आ जाती हैं, फिर स्थानीय समुद्री नमकीन झीलें आएंगी, फिर वायुमंडल भी आता है 0. इसका काम ही नहीं वायुमंडल। नदियाँ 0.01 पर, सबसे कम जो है जो पानी है वो नदियों में कितना 0.01, वायुमंडल उससे ज़्यादा है 0. वायुमंडल में 19 है, नमकीन झीलें 0.9। लवणता 1000 ग्राम
जल में मौजूद नमक की मात्रा को लवणता क्या 1000 ग्राम में जल के मौजूद नमक की मात्रा। महासागर की औसत लवणता 35 ग्राम, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम लवणता 1000 ग्राम जल मौजूद। ठीक है, ओके, दिस वॉज इम्पोर्टेंट। थोड़ा मैं इसको बड़ा करके रफ कर दूं अगर आप लोग के समझ में आ रहा होगा तो। ठीक है, इज़राइल की बात करेंगे तो यहाँ मृत सागर है। मृत सागर में लोग मर जाते हैं। 300-350 ग्राम लीटर लवणता है। देखो, अगर इसमें ये है, इसमें तुम अगर चले गए ना तो तुम्हारी हड्डियाँ कंकाल के रूप में आएगी। ठीक है, नमक की अधिकता के कारण इसमें संघनन बना सकता है। तैराक इसमें मतलब ऊपर को आते हैं तैराक। नमक ज़्यादा है ना, सॉरी, वो नहीं होता है कि हड्डियाँ उबलती हैं। इसमें होता क्या है, आपकी जो बॉडी है वो तैरती है तैराक की, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा 340 ग्राम प्रति लीटर जो लवणता होती है। लवणता का मतलब समझ में आ रहा है कि वहाँ नमक की मात्रा इतना है, कितना, 340 ग्राम प्रति लीटर। महासागरीय परिसंचरण, तरंगे, ज्वार और भाटाएँ धारण। तरंग क्या होती है? समुद्री सतह पर पवन के बहने पर तरंग उत्पन्न। कोई पूछ ले तरंग क्या होती है, बताओ। तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करना भाई, सीधी बात है, नो बकवास करना। पहले इसको मैं हल्का ना रफ कर लेता हूँ, उसके बाद बात कर सकता हूँ। ठीक है, अब याद करें। अच्छा, तरंग क्या होती है बताओ। समुद्री सतह पर पवन के बहने पर तरंग उत्पन्न। तरंग कहाँ उत्पन्न होती है बताओ। असली चीज़ ये बताओ कि तरंग उत्पन्न कहाँ होती है भाई। समुद्रीय सतह पर पवन के बहने पर तरंग उत्पन्न। पवन की गति जितनी तेज़ होगी तरंग भी उतनी ही बड़ी होगी। बस जितनी तेज़ पवन की गति जितनी तेज़ होगी तरंग भी उतनी ही बड़ी होगी। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इसे तरंग। ओके, अब तरंग कैसे, जैसे ये महासागर है, इसको कहीं समझाऊँ। ये महासागर, इसमें जो तरंग ये जो आती है, दिस वो से तरंग। तो क्या कह रहा हूँ, महासागर या समुद्री सतह पर पवन के बहने पर तरंग उत्पन्न होती है। पवन की गति जिसमें जितनी तेज़ होगी तरंग उतनी ही बड़ी होगी। ठीक है, पवन की गति जितनी तेज़ तरंग उतनी तेज़। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार ऊपर उठता है और नीचे गिरता है तो इससे तरंग। महासागर के सतह पर जब जल लगातार ऊपर उठता है और नीचे गिरता है तो तरंग। तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार व जल के नीचे भूस्खलन के कारण विशाल तरंगें उठती हैं, जिसे सुनामी। सुनामी कैसे आता है? जब तूफान आता है या भूकंप आए, ज्वालामुखी उद्गार हो या जल के नीचे भूस्खलन के कारण। ये 4 से 5 पॉइंट हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये तो बचपन ही पढ़ा तुमने, क्या ही है उसमें, ये तो तुम्हें पता ही ना। 3 चीज़ें, तूफान, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी उद्गार हो जाए, जल के नीचे जो भूस्खलन आ जाए के कारण विशाल तरंग उठती है, जिसे सुनामी कहते हैं। इनकी गति भाई 700 किलोमीटर पर आवर, समझ रहे हो कितना ज़्यादा तेज़ होगा सुनामी गति। और ऊंचाई 150 मीटर से अधिक ऊँचा। सुनामी जापानी भाषा है जिसका अर्थ पोताश्रय तरंग। सुनामी जो है जापानी भाषा है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंग। ठीक है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, जिसकी थीम थी 2011 में वैल्यूम वाटर। ऑब्वियसली यही होगा, और तो इसका क्या ही होगा, समझ गया आप, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। 1992 में UN क्या हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, रियो डी जनरेयो, जो फर्स्ट सम्मेलन था एजेंडा 1921। प्रथम कब हुआ था? 1993 में। ठीक है, हो गया, बिल्कुल। अगर विश्व जल दिवस की बात करेंगे तो कब हुआ था? 22 मार्च। 22 मार्च को हमारा पानी का दिवस बनता है। थीम थी वैल्यू करो किसकी, वाटर की। 1992 UN कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, रियो डी जनेरो। ठीक है, किसमें हुआ था? रियो डी जनेरो, ब्राज़ील में हुआ था, जिसमें फर्स्ट सम्मेलन एजेंडा 21 था, पर्यावरण को संबंधित है। अगर केस स्टडी की बात करते हैं, 26 जनवरी 2004 को हिंद महासागर में विशाल सुनामी आई, जिसमें भूकंप रिएक्टर 99.0 अधिकेंद्र सुमात्रा था। ठीक है, जहाँ से उत्पन्न होता वो अधिकेंद्र होता ना। 26 जनवरी की बात, दिसंबर 2004 में क्या हुआ था हिंद महासागर में?
क्या हुआ था, विशाल सुनामी आई, ठीक है, जो कितना रिएक्टर का था 9.0, ठीक है, जिसमें अधिकेंद्र क्या था सुमात्रा, जिससे 10,000 लोग मर गए थे, याद रखना, ठीक है। तो कैसे याद करोगे, सीधे 26 जनवरी याद है, बिल्कुल, उससे एक एक महीना पहले था वो, 26 दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी। कहाँ पे आई थी, हिंद महासागर में, सुमात्रा इसका अधिकेंद्र है। ज्वार भाटा, दिन में 2 बार महासागरीय जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना ज्वार भाटा। सीधी बात है, ज्वार भाटा आएगा तो महासागरीय जल का दिन में 2 बार ऊपर उठना, दिन में 2 बार महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ज्वार क्या होता है, जल की अधिकतम उठकर तल की ओर आना, जल का जब अधिकतम उठता है और तल की तरफ आना, ठीक है, ये उठा जल और ये तल की तरफ आया, यहाँ पे तल है, ठीक है। जल का निम्न स्तर तक आना और तट से पिछड़ना, ये जैसे अब भाटा क्या होता है, ये उठ गया, निम्न आ गया यहाँ तक और ये तट है, ठीक है, ये तट से पीछे की ओर भागना, ठीक है। जल का निम्न स्तर तक आना और बहुत तट से पीछे की ओर भागना, ठीक है। ज्वार के बाद जल का अधिकतम ऊपर उठकर तट की ओर आना। वृहत जार, पूर्णिमा और अमावस्या, सूर्य चंद्रमा जब पृथ्वी एक सीध में, पूर्णिमा व अमावस्या में सन, मून और अर्थ जब एक सीध में 180 डिग्री बने तो वृहत जार ज्वार भाटा आता है। लघु ज्वार जब इनके बीच में कितना 90 डिग्री का कोण, ठीक है, तब वो लघु होता है, ठीक है, तब लघु। उच्च ज्वार नौ संचार व मछली पकड़ने तथा विद्युत ऊर्जा में सहायक। उच्च ज्वार, ठीक है, उच्च ज्वार जो होता है वो किस लिए होता है, ठीक है, यही मतलब मछली पकड़ना, नौ संचरण पकड़ने, विद्युत ऊर्जा। महासागरीय धाराएं, सागरीय जल पर स्थायी पवनों के द्वारा जल धाराओं की उत्पत्ति। ओके, क्या कह रहा हो, सागरीय जल में स्थायी पवनों के द्वारा जल धाराओं की उत्पत्ति, ठीक है। सागरीय जल पर स्थायी पवनों के द्वारा जल धाराओं की उत्पत्ति। जल धाराएं सागर तल पर नदी की तरह बहती हैं। ओके, जल धाराएं क्या होती है, सागर तल पर नदी की तरह बहती हैं। इनकी उत्पत्ति के आधार पर गर्म और ठंडी जल धाराओं में बांटा गया है। गर्म जल धाराएं भूमध्य रेखा से व ठंडी जल धाराएं ध्रुवों से उत्पन्न होती हैं। बस भूमध्य रेखा, ठंडी जल धाराएं, गर्म जल धाराएं कहाँ से उत्पन्न होती है, ठंडी जल धाराएं कहाँ से उत्पन्न, मैं पता है, गर्म भूमध्य रेखा, जबकि ठंडी ध्रुवों से। अब सबसे पहले महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, सागरीय जल के पर स्थायी पवनों के द्वारा जल धाराएं की उत्पत्ति। सागरीय जल है, सागर का जल है, वहाँ स्थानीय पवन जो होंगे उनके द्वारा जल धाराओं का उत्पत्ति। जल धाराएं सागर तल पर नदी की तरह बहती हैं, सागर के तल पर नदी की तरह बहती हैं। सागरीय जल धाराएँ जो होती हैं, सागरीय जल धाराएँ जो होती है नदी के तल पर, नदी के तल पर, सागर तल पर नदी की तरह बहती हैं। इसकी उत्पत्ति के आधार पर गर्म और ठंडी जल धाराओं में बांटा गया। इसे उत्पत्ति के आधार पर ठंडी और गर्मी जल धाराओं में बांटा गया। गर्म जल धाराएँ जो होती है वो मध्य रेखा से उत्पन्न हुई, जबकि ठंडी जल ध्रुवों से उत्पन्न। सकारात्मक मृत्युशय एवं नौ, मैंने कहा था, मछली पकड़ने और नौ परिवहन के लिए, तापमान वितरण और मौसम दशा पर्यटक। नकारात्मक जहाज़ों का टकराना और ग्लेशियर का पिघलना। ये मैं समझाऊंगा आपको बढ़िया से, ठीक है। छठा, अब ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है छठा, ठीक है। पहले इसको भी ना मैं रफ कर दूँ यार मेरे को, है ना, उसके बाद आपसे बात करते हैं। 7वां चैप्टर है और इसके बाद 9th चैप्टर और ये 10वां चैप्टर, बस, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कल, आपका 6th चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा इसका, ठीक है, ये कल स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।